इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बंधुओं को डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह का नमस्कार। आज मैं आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आविष्कार का इतिहास की ओर ले चलता हूँ। रोग हो जाने पर रोग की विभिन्न चिकित्सा के लिए व्यक्ति चिकित्सा खोजता है। लोग अपनी आस्था के मुताबिक हर चिकित्सा पद्धतियां अपनाते हैं। हो सकता है आपकी भी कोई अपनी चिकित्सा पद्धति हो। प्राचीन भारत में उपचार की विधि ही कही जाती थी, पैथी की चर्चा नहीं थी। पर भाला हो पूर्वी पश्चिमी सभ्यता का विद्वानों का, जिन्होंने पैथी का नाम दिया। सच पूछिए तो 18वीं सदी तक उनके यहाँ भी, यानी पश्चिमी सभ्यता वालों के यहाँ भी पैथी की नाम नहीं था। उपचार विधि थे, अनुभूत उपचार थे। यह पैथी शब्द यूनानी भाषा के पैथोस शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है वेदना अनुभूति। कालांतर में उपचार विधि पैथी कहलाने लगी। आयुर्वेद, यूनानी, एलोपैथी भी पैथी बन गए। सच पूछेंगे तो पहले पैथी नहीं थी। ये सब पैथियां हैं भी नहीं। ये सब के सब चिकित्सा शास्त्र हैं। शरीर क्रिया विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान। हाँ ठीक है भैया, हम समझ रहे हैं। हम आपको के लिए ही तो कह रहे हैं। मनोचिकित्सा का अध्ययन करते हैं, गुणदोष का अध्ययन करते हैं, जैव रसायन शास्त्र है, शरीर क्रिया विज्ञान है, कोशिका विज्ञान है, मनोविज्ञान है। ये सब के सब फिलॉसफी है, एक दर्शन है, और उनकी व्याख्या विज्ञान के आधार पर किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर में प्रकाशित कल्याण मासिक पत्रिका आरोग्यांक के 2003 में प्रकाशित अंक में उसके पृष्ठ के 222 पर अंकित तथ्य से पता चलता है कि जादू टोना, रेकी, मंत्र तंत्र, ओझा गुनी, एल्केमी, सुजोग, रोबोट सर्जरी, अनेक इस तरह के अनेक 133 चिकित्सा उपचार विधियां हैं। उपचार सूची में होम्योपैथी का भी चर्चा हुआ है, और उसकी के साथ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की भी चर्चा हुई है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को उस किताब में होम्योपैथी की शाखा के रूप में बताया गया है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का वर्णन होम्योपैथी के शाखा के रूप में किए जाने के लिए अकेले मैं दोषी नहीं हूँ। इसके लिए हम सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ दोषी हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी स्थापना के से बेहतर चिकित्सा पद्धति की खोज में एक से एक चिकित्सा पद्धतियों की खोज होता चला गया। एक के बाद एक नई चिकित्सा विधि की स्थापना, एक आदर्श चिकित्सा विधि की खोज के तलाश में होता रहा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की स्थापना किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति की स्थापना हुई हो, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बाद चिकित्सा पद्धतियों की स्थापना का सिलसिला रुक गया। इस रुकने से, चिकित्सा पद्धति की स्थापना के रुकने से पता चलता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अवश्य आदर्श चिकित्सा पद्धति है। अब डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह मेरे द्वारा लिखी हुई किताब को अगर आप पढ़ें तो उससे स्पष्ट होगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक आइडियल चिकित्सा पद्धति है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की खोज के इतिहास की ओर बताता है कि सन 1850 ईस्वी में मोन्सिनोर सोलरी ने होम्योपैथी औषधियों की थेराप्यूटिक के आधार देकर औषधियों को एक साथ मिलाकर कॉम्प्लेक्स के रूप में उपयोग किया था। सोलरी के भाई जोसेफ बेलेटी मानव शरीर के अंगों और तत्वों के आधार देकर उसने अपने खोज को बताया, और उस खोज को इजिटोरिया नाम से फ्रेंच भाषा में किताब लिखी। इस किताब का इताली भाषा में अनुवाद अध्ययन के बाद इटली बोलोग्ना शहर पडुआ यूनिवर्सिटी के बॉटनी के प्रोफेसर केमिस्ट
और फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर काउंट सीजर मैटी को मिला। मैं बताया पडुआ यूनिवर्सिटी में बॉटनिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट के ये लेक्चरर थे। अपने 30 साल की उम्र में पिता के देहावसान के बाद 1847 से 1849 तक काउंट सीजर मैटी ने इजिप्टोरिया के आधार पर मेडिसिन की खोज करने लगे। इजिप्टोरिया के अध्ययन से उन्हें एक नई दिशा मिली और वैज्ञानिक विलियम हार्वर के द्वारा 1828 में स्थापित कर चुका था कि मानव शरीर में 1628 में विलियम हार्वे ने स्थापित किया कि मानव शरीर में 2 फ्लूइड हैं जो सर्कुलेट होते रहते हैं। यह मैटी को मालूम था, इसलिए कि फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे। उन्होंने होम्योपैथी की औषधियों को उपयोग होने वाले पौधों का अध्ययन मानव शरीर के अंगों के आधार पर किया। इस अध्ययन का नतीजा यह हुआ कि मानव चिकित्सा के लिए फिलॉसफी देने में एक उनको रोशनी दिखाई दी और उन्होंने कहा द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2 elemental liquids फिर मैं कहता हूं द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2 elemental liquids lymph और blood। एवरी डिजीज originates in a change either of blood or of the lymph or of the both at the same time। इस फिलॉसफी को देने के बाद 14 साल, इस फिलॉसफी को मैटी को देने में 14 साल की देर हुई। 1847 और 1849 के बीच में उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया था और ये फिलॉसफी उन्होंने 1864 में दिया और इस आधार पर उन्होंने पौधों का चुनाव किया, सिलेक्शन किया और तब उसका एक्सट्रैक्ट किया। हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि कोहवेशन डाइल्यूशन ने उन्होंने एक्सट्रैक्शन किया था। किताबों में भी इस तरह का वर्णन मिलता है। सिर्फ पौधों को उन्होंने औषधि का आधार बनाया। उन्होंने फ्रेडरिक सैमुअल की होम्योपैथी से पूर्ण रूप से सहमत थे। विकसित तब तक पैथी विकसित हो चुकी थी और हैनीमैन से वे प्रभावित थे। इस कारण मैटी के द्वारा स्थापित चिकित्सा पद्धति का नामकरण होम्योपैथी नाम का भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने द्वारा स्थापित चिकित्सा पद्धति को इलेक्ट्रो शब्द, होम्योपैथी के आगे इलेक्ट्रो शब्द जोड़ दिया और तब उन्होंने इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहा। लेकिन होम्यो शब्द लिखने में स्पेलिंग का उन्होंने जो इस्तेमाल किया वह होम्योपैथी का शब्द नहीं है, स्पेलिंग नहीं है। दोनों के स्पेलिंग में भेद है। मैटी साहब ने जो होम्यो शब्द का इस्तेमाल किया वह HOMEO, यह होम्योस्टैसिस शब्द का संक्षिप्त रूप माना। लेकिन यह कहना अभी जल्दी होगी कि उन्होंने होम्योस्टैसिस शब्द से परिचित थे, इसलिए कि होम्योस्टैसिस शब्द का इस्तेमाल 1878 ईस्वी में, नहीं कुछ ही दिन पहले 1857-58 के आसपास में ये एक फिजियोलॉजिस्ट ने इस्तेमाल किया था जिसका नाम बर्नार्ड था। उन्होंने कहा कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखने के लिए लिम्फ और ब्लड का कांस्टेंट रहना जरूरी है और उस स्थिति वह जरूरी काम को शरीर के अंग मिलकर करते हैं जिसको होम्योस्टैसिस कहा जाता है। लेकिन मैटी को ये होम्योस्टैसिस शब्द पता था या नहीं मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने होम्योस्टैसिस होम्यो शब्द का इस्तेमाल किया और वो कांस्टेंट रखने वाले प्रयत्न को ही होम्योस्टैसिस माना। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम के शब्द में इलेक्ट्रो शब्द जोड़ने की अगर कुंजी मिल जाए तो सहज ही कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा जगत में क्रांति है, बशर्ते कि पैथी का पहला पद इलेक्ट्रो शब्द की व्याख्या विज्ञान के धरातल पर किया जाना संभव हो।
इलेक्ट्रो होम्योपैथी बंधुओं, मैट्री चिकित्सा पद्धति के नाम का पहला पद इलेक्ट्रो शब्द के उपयोग के संबंध में कहा है कि ऑड फोर्स आता है। वो ऑड फोर्स के कारण ही बनता है, ये पौधों में ऑड फोर्स पाया जाता है। ये थोड़ा अनमना सा लगता है, इसलिए कि ये ठीक है कि 1815 ईस्वी में बर्जीलियस ने कहा था कि पौधों में ऑड फोर्स होता है और आदमी कार्बन बना नहीं सकता है, लेकिन उन्हीं का शिष्य बोहलर 1828 में ही बना दिया कार्बन। जब कार्बन बन गया तो हमारे बर्जीलियस साहब का जो सिद्धांत था ऑड फोर्स का वो समाप्त हो गया। लेकिन मैं यहाँ किसी को काटना नहीं चाहता हूँ। जब तक ज्ञान बढ़ता नहीं है तब तक पीछे की इतिहास चालू रहता है। इसलिए हमारे बंधुओं ने अगर कहा है कि बायोइलेक्ट्रिसिटी है तो ठीक है, हम उसको मान लेते हैं, लेकिन जो विज्ञान का विकास हुआ है उसके हिसाब से विज्ञान में परिवर्तन होना चाहिए। ये रिसर्च का ही नाम तो विज्ञान है। मैट्री इस प्रकार के वक्तव्य से होता है कि अब लेकिन हम याद रखना होगा कि सभी पौधों का उपयोग जड़ से उखाड़ कर किया जाता है। लिबरेटरी में पहुंचने तक पौधों में जान नहीं रहती है और बायोइलेक्ट्रिसिटी की कल्पना जीवित पौधों में ही किया जाना संभव है। जब तक जीवित है तभी तक उसमें बायोइलेक्ट्रिसिटी है। और बायोइलेक्ट्रिसिटी भी एक बड़ा खास मैकेनिज्म है। मिटोकॉन्ड्रिया में इस सरफेस पर खास तरह के एंजाइम होते हैं जो पीटीएफ के एटीपी के साथ रिएक्शन करके ऊर्जा विमोचित करते हैं और तब इलेक्ट्रिकल चार्जर होते हैं। तो ठीक, अठारह ईस्वी में विलियम हेनरी सुसरल ने टिश्यू रेमेडीज की स्थापना रखी। वो सब के सब केमिकल इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड हैं। एंजाइम की सक्रियता वो इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड से ही संभव होती है। अगर मीडियम में इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड ना रहे तो एंजाइम एक्शन में नहीं आएंगे। और या फिर अगर मीडियम में एंजाइम तो हो या इलेक्ट्रोलाइट तो हो, एंजाइम नहीं हो, तब भी इलेक्ट्रोलाइट की क्रियाएं औषधि की तरह नहीं होंगी। इसलिए दोनों एक दूसरे में तारतम्य है। इलेक्ट्रोलाइट से एंजाइम एक्टिवेट होता है और एंजाइम की एक्टिवेशन से इलेक्ट्रोलाइट भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी देने लग जाते हैं। इस प्रकार अब बात बन जाती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इलेक्ट्रो शब्द इलेक्ट्रोलाइट केमिकल कंपाउंड से लिया हुआ शब्द है। अब बात रह जाती है कि पौधों में एंजाइम है, मैट्री साहब के जमाने में नहीं था। इसलिए नहीं था कि इसकी शुरुआत व्यवहारिक रूप में 1890 में हुआ और मैट्री ने 1864 में रखा था, स्थापना किया था इलेक्ट्रोपैथी का। लेकिन पोटेंसी में अपने मेडिसिन को जब डाइल्यूशन व्यवहार जब करने के लिए डाइल्यूट किया तो उन्होंने डाइल्यूशन की दूसरी पद्धति इस्तेमाल की। डाइल्यूशन बनाने के 3 विधियां हैं। सेंटिशमल, जिससे होम्योपैथी की दवाएं सिंथेसाइज की जाती हैं। डिस्मल, जिससे बायोकेमिक और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां डाइल्यूट की जाती हैं। और तीसरा है फिफ्टिस्मल। फिफ्टिस्मल का इस्तेमाल इन दिनों नहीं होता है। उसमें है कि 1 और 49 के अनुपात में उसको डाइल्यूट किया जाता है। सेंटिस्मल पद्धति में 1:99 के रेशियो में पोटेंटाइज किया जाता है या डाइल्यूट किया जाता है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां 1:9 के रेशियो में डाइल्यूट की जाती हैं। जब मैट्री ने 1:9 के रेशियो में अपने मूल औषधि का, जिसका ड्रग स्ट्रेंथ 10% था, जी D1, उसको कहा D1 माने डाइल्यूशन 1,
उसमें उसका कंसंट्रेशन था 10%। जब उसको 1:9 में डाइल्यूट किया गया था वो हो गया D2 यानी डाइल्यूशन सेकेंड। और उसके बाद D2 से लिए हुए एक भाग को 9 भाग में जब मिलाया तो हो गया D3, वो डाइल्यूशन थर्ड कहलाया। उसका जब उन्होंने डाइल्यूट करके इस्तेमाल किया D3 को, मतलब D4 में जब इस्तेमाल किया तो पौधों में जो शरीर पर क्रिया करने वाले एक रसायन है वो इनएक्टिव हो गए, लेकिन फिर भी उस स्तर पर लोगों को ठीक करने की क्षमता पौधों में बरकरार रही। मैटी को इससे बहुत बड़ा अनुभव हुआ या अनुमान हुआ या राह मिली कि पौधों में ऐसे भी रसायन पाए जाते हैं जिनको एक खास स्तर तक अगर डाइल्यूट कर दिया जाए तो शरीर पर फिजियोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेज इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन उस स्तर पर भी एक ऐसा पदार्थ भी है या रहता है जो कम मात्रा में रहते हुए भी शरीर के रोगों को या शरीर के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को प्रोपगेट करता है, एक्सेलरेट करता है। उसको उन्होंने एंजाइम कहा। एंजाइम की खासियत है कि बड़ी अल्प मात्रा में रहकर भी वह बड़े से बड़े प्रक्रियाओं को कराती है। अब ऐसे भी जीवन का अगर हम परिभाषित करना चाहें तो एंजाइम जीवन क्या है? शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होने वाला अगर सही ढंग से होता रहे, नियंत्रित वातावरण में होता रहे, तभी जीवन है। और वो जो केमिकल रिएक्शन होता है एंजाइम कराता है। तो एंजाइम्स आर एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, एक बहुत बड़ी थ्योरी है। अब की एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी दवा और एंजाइम का गुण, आपके औषधियों का गुण और एंजाइम के गुण में कितनी समता है। समता ही नहीं है बल्कि वही है जो आपकी औषधियों के गुण धर्म और विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वही प्रॉपर्टीज हूबहू एंजाइम की भी प्रॉपर्टीज हैं। अगले एपिसोड में हम